आपको पीटीसीएल के इंटरनेट के बारे में पता है जी, यू कैन नेवर से फॉर श्योर ये कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक नहीं चलेगा। तो आई एम सॉरी जी। बेटा मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर, अब आपकी बात जी सर। थैंक यू। वो एकदम ही ये बंद हो जाता है जी, और एकदम अपनी मर्जी से वापस ये ऑन हो जाता है। यस सर। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। ओके, सो एटोमेटा क्या था? क्वेश्चन मैंने दिया था जी, एटोमेटा को कैसे डिफाइन करेंगे? आपने क्या किया था आपने काम पे? सर एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होती हैं समथिंग का। क्या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होती हैं, किस लिए? उनकी कुछ स्टेट्स। किस लिए? चले चले पर्पस बताएं मशीन्स का। अब सर खुदा के हमारी बताओ, लैंग्वेज लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करती हैं और कुछ नहीं करती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी। आपने जनरेटर लिखे होंगे मशीन्स के, वो ऑटोमेटा आप लिखते हैं, वो ए से शुरू हो और यहाँ तक जाए, ये कर जाए, वो कर जाए, ये करे वो करे। बेसिकली मशीन ही की सॉरी लैंग्वेज ही की अंडरस्टैंडिंग के बारे में आप लिख रहे होते हो, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हो, जनरेटर्स लिख रहे होते हो कि ये लैंग्वेज है, ये कैसे चलेगी, इसमें क्या होगा, एंड सो ऑन। तो क्लॉड शैनन का नेम है जी नेक्स्ट अगेन। क्लॉड शैनन बहुत बड़ा नाम, इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है उसमें क्लॉड शैनन का बहुत कंट्रीब्यूशन है। नॉइजी चैनल एंड डिकोडिंग अगेन ये सारे का सारा काम अगर आप गौर से देखें, नॉइजी चैनल एंड डिकोडिंग, किस चीज़ की नॉइज आप देख रहे हैं या डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब? जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात होगी। सो NLP रिलेटेड है नेचुरल लैंग्वेज से, तो याद रखिएगा टॉमेटा हो गया और ये इंफॉर्मेशन थ्योरी हो गई, ये लिखा हुआ है इनके साथ नाम के साथ, और नॉइजी चैनल या डिकोडिंग या इंक्रिप्शन या जो भी चीज़ आप अप्लाई करना चाहें, आप दरअसल लैंग्वेज पे ही अप्लाई कर रहे होते हैं। 1960s एंड 1970s में सिम्बॉलिक इस पे बहुत काम हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर्स, इसमें चॉम्स्की का नाम आ गया। आपको चॉम्स्की थोड़ा सा देख लीजिएगा, उनका सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो नाम आ रहे हैं इनको आप विकीपीडिया पे ज़रा देख लीजिएगा, और मे बी फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तो पूरा आर्टिकल आपके लिए शायद पढ़ना मुश्किल हो जाए। तो एक दो ज़रा जुमले पढ़ के ये ज़रूर फील लीजिए कि ये कौन है। इसी तरह मिन्स्की एंड मैकार्थी, वाओ, ये मैकार्थी जो है जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गॉड माने जाते हैं, गॉड फादर माने जाते हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैकार्थी का। जो लॉजिकल बेस्ड जो जितना भी काम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो सारे का सारा मैकार्थी का। सो 10 मिनट्स है जी अभी हमारे पास। थ्योरम प्रूविंग ह्यूरिस्टिक्स, ये सारा जो है ये काम हुआ। फिर मूव किया जी लोगों ने स्टोकेस्टिक्स में, यानी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस में, और बेसियन रीजनिंग एंड कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए यूज़ हुआ, एंड कॉर्पस वर्क वगैरह एंड सो ऑन। तो ये नोट कीजिएगा कि हम शुरू में प्रिमिटिव थे, उसके बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया, हमने ग्रामर्स की बात करनी शुरू कर दी। यस आप बेटा ऑटोमेटा में आप ग्रामर्स की भी काफ़ी बात करते हैं, क्या ख्याल है? जी सर। तो बेटा वही जी है, सर। ग्रामर जो होती है बेटा वो लैंग्वेज के रिलेटेड होती है। तो यूँ समझिएगा कि टोमेटा आपको इस काबिल कर देती है कि आप एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्ड हो, और आप उस प्रोसेस को फिर समझना शुरू हो जाते हैं कि ये कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे और इनके ऊपर कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, कौन से नहीं। एंड 1970s एंड 1980s में भी स्टोकेस्टिक अप्रोचेस यानी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस पे ही काम होता गया। एंड 1980s एंड 1990s में राइज ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, अगेन जो है वो यानी जो था वो टोटल स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस पे ज़्यादा काम हुआ। और आज भी अगर आप देखें तो जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, अगर आपने डीप लर्निंग का नाम सुना हो, न्यूरल नेटवर्क का नाम सुना हो, तो हुजूर इन सब के बिहाइंड भी जो साइंस है वो भी प्रोबेबिलिटी है, वो भी स्टैटिस्टिक्स है, और कुछ नहीं। सो ये सारे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस हैं और उनकी नई नई शक्लें हैं जो अब हम जिनको यूज़ कर रहे हैं। और नो डाउट कि NLP में डीप लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNN जिसे कहते हैं, आप में से शायद किसी को पता हो, न्यूरल नेटवर्क्स की टाइप्स में एक टाइप होती है जिसको कहते हैं RNN। तो RNN जो है वो आइडियल चीज़ है NLP के लिए, बिकॉज RNN के अंदर जो है वो एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है जिसको हम कहते हैं रिमेंबर करना, याद रखना, याददाश्त रखना। तो RNN के अंदर याददाश्त का कॉन्सेप्ट है, रिमेम्बरेंस का कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ किया जाता है। तो कोई भी बड़ा काम आप NLP में ले लें, अभी इस वक्त जो हो रहा है,
चाहे वो पीएचडी हो रही है, चाहे वो पेपर लिखे जा रहे हैं, चाहे वो दुनिया में लेटेस्ट जो भी अप्रोचेज आ रही हैं, तमाम में RNNs आपको नजर आते हैं। जी कोई कमेंट? नो सर। लगता है लोग बोर हो रहे हैं। व्हाई स्टडी NLP स्टैटिस्टिकली? स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज किए जाती हैं? बाय द वे हर काम में आप देखें स्टैट्स की डाल दी है। बिजनेस आप कर रहे हैं और आपने ये देखना है कि मिसाल के तौर पे कि मेरी सक्सेस रेशो क्या होगी, या मैंने अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं किसी चीज़ की और आप देखना चाहते हैं यार महीने बाद क्या मेरा प्रॉफिट निकलेगा, तो सारी की सारी दुनिया स्टैट्स के ऊपर क्यों जा रही है, क्यों यूज़ करती है? हार्ड एंड फास्ट रूल जिनको हम रूल बेस्ड कहते हैं, उस अप्रोच पे क्यों नहीं चलते हैं? रूल बेस्ड ये होता है जनाब कि आप ये डिफाइन 1 नंबर पे ये करना है, 2 नंबर पे ये करना है, 3 नंबर पे ये रूल है, 4 नंबर पे ये रूल है। तो जब आप 4 को अप्लाई कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई इशू आ जाए, वो अप्लाई रूल ना हो सके, फिर आप क्या करेंगे? दीज आर टू स्ट्रिक्ट, ठीक है ना? क्योंकि रूल जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। नंबर 1 ये होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए, 3 ये होना चाहिए। व्हाट इफ के उसमें ऐसा नहीं है, फिर क्या होगा? तो इसीलिए जनाब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, फिर आप हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। आपने स्टैट्स पढ़ी हुई है जी तमाम लोगों ने? यस सर। जी सर। कोई यस ऐसा सर। बंदी या बंदा तो जी नहीं जी है हमारे यहाँ जो ऑडियंस में जिसने स्टैट्स कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी? ओके, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स दरअसल हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और देखें जब आप हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो आप कहते हैं लो जी मेरे पास एक आइडिया है, मैं देखना चाहता हूँ ये आइडिया जो है कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो फिर आप कहते हैं ओके मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करूँगा, मैं 90% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ ये आइडिया कामयाब होगा। आप कहते हैं नहीं जी मैं 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ। तो फिर बेसिकली हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो हैं वो उसकी बात करते हैं। यानी हम देख रहे होते हैं कि हम क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारा आइडिया अगर हम इस तरह से इस हाइपोथेसिस को लेके चले तो हम इस हद तक सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो सच थिंग एज 100%। तो ये नहीं कोई कहेगा जी मैं 100% श्योर हूँ। आप बल्कि बात करेंगे कि आप 99.9% या 99% की बात आप करेंगे, क्योंकि 100% एग्जैक्ट होता है और एग्जैक्ट कोई चीज़ इस वर्ल्ड में कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप कोई भी इंसान की क्रिएशन की बात कर लें, इंसान जो बिल्डिंग्स बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, इवन जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, आप 2 आईफ़ोन सामने रख लें और केयरफुली देखेंगे तो आपको हल्का-फुल्का कहीं न कहीं से कोई वेरिएशन ज़रूर निकलेगी उनकी क्वालिटी में। सो इन तमाम चीज़ों को जज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है, बिकॉज़ स्टैटिस्टिक्स फिर हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो एनएलपी में काम करने के लिए हमें 3 चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का पता होना चाहिए, हमें लिंग्विस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है जनाब। लैंग्वेज जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंड होगी, यानी लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही अच्छा आप आगे काम कर सकेंगे। कॉर्पोरा कॉर्पोरा क्या होता है, किसी को पता है? किसके लिए इस्तेमाल होता है वर्ड कॉर्पोरा? कॉर्पोरा वर्ड होता है कॉर्पस से, और कॉर्पस का प्लूरल वर्ड जो है वो कॉर्पोरा है, सिंगुलर फॉर्म कॉर्पस है, ये प्लूरल है। और ये दरअसल एक मुश्किल वर्ड है। दरअसल हम यूज़ करते हैं एक आसान जो वर्ड है हमारे पास, डेटा सेट। तो बेटा जो डेटा सेट होता है जिसको आप कहते हो जी मेरे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में, उसको दरअसल एनएलपी की ज़ुबान में कॉर्पस कहते हैं। और कॉर्पस का जो प्लूरल होता है, यानी वावा सारे कॉर्पस अगर मेरे पास हों, वावा सारे डेटा सेट्स, तो वो कॉर्पोरा कहते हैं। तो बॉडी ऑफ मार्क्ड और अनमार्क्ड टेक्स्ट, ये मार्क्ड और अनमार्क्ड क्या होते हैं? बेसिकली जिनके ऊपर लेबलिंग की गई हो, और इसकी भी हम बात करेंगे। तो कॉर्पोरा जो है जाहिर है उसके बगैर तो आपको कोई काम आप कर नहीं सकते हैं। यानी आपके पास कोई डेटा सेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सबसे काइंड ऑफ मुश्किल चैलेंजिंग काम जो होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, वो होता है कि आपके पास इनफ डेटा पड़ा हो। जब आपके पास डेटा आ गया, चाहे वो बना बनाया था चाहे आपने बनाया, देन आप उसके ऊपर डिफरेंट जो भी आपकी थीरी है, जो भी आपने सोचा है, आप उसके ऊपर वो थीरी, वो टेस्ट, वो मशीन लर्निंग,
स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड्स अप्रोचेस इस्तेमाल करेंगे और उससे वो रिज़ल्ट लेंगे। और अगर वो रिज़ल्ट जो है वो आपके जो टारगेट है उसके करीब करीब है, तो आप जनाब कहेंगे लो जी मैंने समझ लें दुनिया में नई डिस्कवरी कर ली, आप पेपर पब्लिश करें, आप थीसिस लिखें। इसी तरह से जो साइंस है उसको आगे बढ़ाया जाता है। Why NLP is difficult? तो एम्बिगुइटीज बहुत। आई मेड हर डक, वाओ, बड़ा अजीब सा जुमला है, इसका क्या मतलब है? DUC के डक कौन सी वाली? बतख? मैंने उसे बतख बना दिया। हाँ हाँ, या डक का कुछ और मीनिंग भी होता है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो आपने डक का वर्ड सुना होगा, वो ऑस्ट्रेलियन यूज करते हैं डक जब कोई जीरो पे आउट होता है। लेकिन एक और डक होता है जब किसी बाउंस किया जाता है, बाउंसर को बॉलर बाउंस करता है तो बैट्समैन जो है उसको लीव करने के लिए झुक जाता है। असल में यहाँ पर मतलब है झुकना। आई मेड हर डक, तो इट हैज़ टू पार्सेस। तो ये जो हैं, अच्छा इनमें से आप देखेंगे यहाँ NP यूज़ हो रहा है, VP यूज़ हो रहा है। अगेन ये POS टैगिंग में हम जब जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, ये हम देखेंगे। तो ये मतलब क्या है, क्या ये इसका ये मतलब है या इसका ये मतलब है कि आई मेड अ डक, क्या मैंने उसे बतख बना दिया या क्या मैंने उसे झुकने पे मजबूर कर दिया, इसका ये मतलब। The president spoke to the nation about the problem of drug use in the schools from one coast to the other. 720 पार्सेस हैं इसके। पार्सेस से मुराद ये है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिनके मीनिंग फिर अल्टीमेटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो दरअसल कहने का मतलब ये है कि जो हमें एक सेंटेंस नज़र आता है उसके अंदर जो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, दैट मेक्स इट क्वाइट चैलेंजिंग। ओके, आई एम गेटिंग अ 1 मिनट वार्निंग फ्रॉम जूम कि भाईजान अभी आप बंद करते हैं इसको, तो प्लीज़ इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके एवरीवन, जी सर, ठीक है। यस सर। थैंक ओके सर, यू। ओके। ओके सर। ओके यस सर।